नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दिवाली की व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। आशा है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहें, जीवन में आप सफल बने, ऐसी कामना है प्रशस्त एकेडमी 358 की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रश्नों में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। इसके पहले के जो 66 प्रश्न हैं 66, वो दूसरे प्रैक्टिस सेट में हल कराए जा चुके हैं, जो हमारे चैनल पर उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज का प्रश्न है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। तो अरस्तु ने अनुकरण का आशय जो लिया है वो पुनः सर्जन से लिया है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने माना है? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृत अरस्तु ने माना है। फिर है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। तो ये कहा है अरस्तु ने, कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, एंड्रिक को नहीं। ये बात सत्य है, प्लेटो जो है बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है, ये भी सही है। क्रोंचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है, ये कथन क्रोंचे का गलत है। लोंजाइनस कहते हैं कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करना है। फिर है, यहाँ देखिए, क्रोंचे जो है कहते हैं कि क्रोंचे के काव्य में मूल तत्वों और कवि के मानस में काव्य सृजन की प्रक्रिया का दर्शन होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? ये कवि की अंतश्चेतना की बात अरस्तु नहीं करते, जबकि कल्पना, कवि कर्म और कवि कौशल की बात अरस्तु करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न यूपीएचएससी या जीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, इन सब में आपके काम आने वाले हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखिए और हल करने का प्रयास करिए। आइए, रिचर्ड्स की पुस्तक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो आइए, रिचर्ड्स की पुस्तक का क्या नाम है? क्रिटिकल क्रिटिसिज्म है। उन्होंने अर्थ के प्रकार में वाच्यार्थ, अभिप्राय या भाव को लिया है, कला को नहीं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आइए, रिचर्ड टी.एस. इलियट, यहाँ आइए टी.एस. इलियट का नाम दिया है। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? जो चारों पुस्तकें दी हुई हैं सब टी.एस. इलियट की बुक है, जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो इसमें इन्होंने अवैयक्तिक सिद्धांत काव्य का प्रतिपादन किया है। और द सीक्रेट टू एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, ये सभी रचनाएं जो हैं टी.एस. इलियट की हैं, और उन्होंने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया है। टी.एस. इलियट की 5 रचनाएं हैं जो नाटक हैं। मर्डर इन द कैथीड्रल, फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ये इम्पॉर्टेंट है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेटमैन। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। किसको स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जन साधारण का जीवन और प्रकृति को। फिर अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है? यह है काल्विस का। लोंजाइनस के अनुसार इसमें कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? शैलीगत लोंजाइनस के अनुसार शैलीगत दोषों में वालेता, वाह्यडंबर है,
वागाडंबर नहीं, वाह्य आडंबर, वाह्य डंबर, वाह्य आडंबर। भावाडंबर विपर्य जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और इनका सिद्धांत क्या है? काव्य में उदात्त तत्व। इन्हें देखिए दिया है, लोनजाइनस ने उदात्त के विरोधी तत्वों की पहचान इस प्रकार की है, मतलब बालेता का मतलब हो गया बचकाना, भाव की गरिमा का भाव, अत्यधिक अलंकार एवं भारी शब्दों का प्रयोग, भावाडंबर अत्यधिक आवेग का प्रयोग, शब्दाडंबर अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग, अवांछित संक्षिप्तता, अनावश्यक साजसज्जा, संगीत व लय पर अत्यधिक बल देना, अर्थात विपर्य शैलगत दोष नहीं है। यहाँ इतना 7 चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन विपर्य शैलीगत का नाम इन्होंने नहीं लिया है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन समीक्षक नहीं है? लेनिन, गोर्की, कार्डवेल या लॉरेंस? इसमें जो है लॉरेंस जो है मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक नहीं है। संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक सास्यूर है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक है? तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर है शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? कह रहे हैं कि शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो यह है रूप या शिल्प पर। देरिदा लेखन को किसका श्रेय मानते हैं? ये मानते हैं तमाम सांस्कृतिक कर्म को। और उनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेमेटोलॉजी। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? F.R. लीविस, फ्रांसुआ लेत्योर, ब्राउदुआ, फ्रेडरिक जेमिसन। तो यहाँ पे फ्रैंक रेमंड लीविस ये आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो आधुनिकतावादी चिंतक हैं। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो ये है उदय प्रकाश की कहानी में। इनका है ये वारेन हेस्टिंग्स का सांड। ये जो है उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानी है ममता, प्रेमचंद की कहानी है कफन जो यथार्थ पर आधारित है। और अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मनहु कला ससभान कला 16 शोभिन, इस पंक्ति में रस है श्रृंगार। पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये मनहु कला ससभान कला 16 शोभिन्ने, ये है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो 69 समय हैं। छंद कितने हैं? 68। टीजीटी 2021 में प्रश्न आ चुका है, छंदों का कितना प्रयोग किया गया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। फिर अगला प्रश्न है कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो कबीर का हठयोग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। विरह भुअंगम तन बसय मंत्र न लागय कोय, राम वियोग जीवे जीवे तो बौरा हो। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण
उपमा को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई मतलब अंतर न देखा जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे उपमेय जो है वो जीवय है और उपमान भी जीवय है, अर्थात यहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम दुनिया देखे नाही। अद्वैतवाद का ये सिद्धांत है। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जो परमात्मा है वो आत्मा के अंदर ही है, लेकिन उसे लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, बाहर ही उसे ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो मनुष्य के या आत्मा के अंदर ही है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। फिर अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो उनकी उपासना माधुरी भाव की है। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा ने क्या व्यक्त किया है? समर्पण का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। फिर है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा गुण है? यहाँ पर माधुर्य गुण है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। और सगुण भक्त की महिमा इसमें गोपियों ने निर्गुण भक्त को जो है ठुकराया है, उसका खंडन किया है, जबकि सगुण भक्त की महिमा का गुणगान किया है। फिर है, भ्रमर गीत सुर सागर के भीतर एक सार रत्न है। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसको याद कर लीजिए कि भ्रमर गीत सुर सागर के भीतर एक सार रत्न है। आचार्य शुक्ल जी जो है भक्ति और श्री कृष्ण कीर्तन की तन्मयता के बारे में लिखा है कि आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास जी की वीणा की थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सुफलक सुत का अर्थ है कि अक्रूर को सुफलक सुत कहा गया है। भ्रमर गीत में कृष्ण का संदेशा लेके कौन आते हैं? उद्धव आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, काहे को गोपी नाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। वो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण जी को उलाहना दे रही हैं, काहे को गोपी नाथ कहावत, तो पालम्ब है यहाँ पे, शिकायत जब कर रही हैं तो पालम्ब है। हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, तो हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा ग भागी। यहाँ हंस का मतलब जो है वो जीव है, अर्थात हंस जो शरीर में है, पाँख जरा ग भाग, और जैसे ही मनुष्य जो है जलता है या मर जाता है वो भाग जाता है, निकल जाता है। निम्नांकित कवियों उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो ये जैसी की पंक्ति है। भज मन चरण कवल अविनाशी, तो ये सूरदास की पंक्ति नहीं है। फिर अगला है, अंखनिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, तो ये कबीर की पंक्ति है, सही है। अजय तरना ही रहे सिद्ध सेवक एक रंग, तो ये भी बिहारी की पंक्ति है, सही है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा कि सूरदास की ये पंक्ति नहीं है। ये मीरा बाई की पंक्ति है, भज मन चरण कवल अविनाशी।
देखिए यहाँ पे अविनाशी शब्द से बहुत बार गलती हो जाती है, हम समझ लेते तुलसीदास की पंक्ति है, लेकिन ये मीराबाई की पंक्ति है। पीयू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है, बाउर का मतलब इसे बावरा, तो बावरा किसको कहते हैं? पागल या पगली को। फिर है जो पै चिराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चिराई का अर्थ क्या है? चिराई का मतलब होता है सेवा करना। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनकी रचना में बरवे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, चित्रावली, ये जो है उस्मान की रचना है, उस्मान की रचना है। और इसकी जो इसका जो समय है वो 1613 ईस्वी है। और एक प्रश्न ये आता है कि किस रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? अंग्रेजों की सूफी काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है, तो वो है चित्रावली में। निम्नांकित में से कौन रीत सिद्ध काव्यधारा का कवि है? रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं, बाकी केशव, चिंतामणि ये रीत बद्ध काव्यधारा के कवि हैं, जबकि घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों में बेनी, हठीजी, कृष्ण कवि नेवास, राम सहाय, पजनेश, द्विजदेव और सेनापति वृंद। तो यहाँ पे 3 नाम जो है 4 नाम आप याद किए रहिए, रसनिधि, पजनेश, सेनापति और बेनी वाजपेयी। कवि बेनी। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, त्यजो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण। तो यहाँ पे नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। तो यहाँ पे ये नीति की बात कर रहे हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी सही हुआ। तो भक्ति। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरद बारक बारन तार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भक्त की बात कही गई है। ऐसी एक पंक्ति और है, वो नीत की पंक्तियां हैं। फिर है तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी कई बार आया, तो यमक अलंकार है ये। लोग लाग कवित्त बनावत, मोहितो में मोरो कवित्त बनावत। ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर है वह मुस्कान वह मृदु बतरान, वह लड़की लीबान, उर्मे आरती हैं। इन पंक्तियों में तो वह जब वह मुस्कान ये जो है पिछली बात को कर रहा है, तो ये स्मृति है। वह मुस्कान वह मृदु बतरान, वह लड़कीली बान आन उर्मे आरती हैं। तो ये स्मृति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इश्कलता, वियोग बेल, सुजान हित, ये सारी रचनाएं जो हैं वो घनानंद की हैं, जबकि रस विलास रचना घनानंद की नहीं है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। धन्यवाद। घनानंद के प्रश्नों में अगर हम देखना चाहें, घनानंद के जो क्या कहेंगे इसको, घनानंद की रचनाएं जो हैं वो हम देखें।